नमस्कार स्टार भारत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्ण शुक्ला। लोकसभा चुनाव नतीजों ने यकीनन भारतीय जनता पार्टी को बड़ा जख्म दिया है। इस जख्म को भरने में लंबा वक्त तो लगे। जिस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ समाजवादी कांग्रेस अलायंस ने उत्तर में दिया है, 80 लोकसभा सीटों में 40 सीटों पर विजय जी। लड़ाई है, उसको जनता पार्टी को कहीं कहीं जो है वो बड़ा सेटबैक मिला है और इस सेटबैक करने की कोशिश होगी आने वाले विधानसभा चुनाव सीटों पर, जहां जल्द ही 10 सीटों पर चुनाव होने के उससे पहले देखिए जो है चाहे वो बीजेपी समेत एनडीए का अलायंस हो या फिर इंडिया का अलायंस हो, दोनों ही परीक्षा वाली है। और इस अग्नि परीक्षा में एक बार फिर से देखने को मिलेगा कि आखिर कौन किस पर जीत होता है, क्योंकि 80 सीटों पर जीत का दावा था लोकसभा में और यहाँ 80 में से महज 33 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस ने बीजेपी को रोक दिया। तो एक बार फिर दम दिखाने का मौका है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस के पास में। तो वहीं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी इस मौके कतई भी खोना नहीं चाहती है और कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरीके से इन 10 सीट जो है वो बढ़त हासिल की जाए और दिखाया है और इंडिया अलावा इस तरीके से बीजेपी को 33 सीटों पर संतोष करना पड़ा। लेकिन देखिए आज का जो चर्चा का विषय है वो इसी मुद्दे पर है कि किस से आने वाली 10 सीट विधानसभा कौन बाजी मारे, किसकी कितनी तैयारी है। हम इस उससे पहले जो है वो रूबरू आपका परिचय राजीव यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक। बहुत ही स्वागत। मनोज हमारे साथ बहुत स्वागत सर आपका भी हमारे साथ मौजूद है। विवेक पांडे बहुत सारे सेवक कीर्ति पांडे हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की भारतीय जनता में मनोज जी इस बार क्या उम्मीद है 10 सीटों के इस विधानसभा उपचुनाव में? मनोज जी। शुक्ला जी, देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और जिसमें कि 9 सीटें ऐसी हैं जिनमें विधायक सांसद बन के चले गए और एक सीट अयोग्य घोषित कर दिया था समाजवादी पार्टी के विधायक को। 10 सीटों पे चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत वैसे तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के से नहीं लेती, बड़ी गंभीरता से चुनाव को लड़ती है और हमारा मानना यह है कि इस चुनाव को भी हम लोग बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और तैयारी कर रहे हैं। एक एक पर्यवेक्षक की ड्यूटी लगा दी गई है, कैंडिडेट घोषित हो जाएंगे और चीजों को करके हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो कमियां रह गई थी हमारे पर्यवेक्षकों ने जो कमियां या जो चीजें बताई उन सबको पूरा करके हम लोग जो है लगे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। शुक्ला जी। जी मनोज जी, जिस तरीके से संसद का सत्र हुआ है और उसके बाद देखिए बीएल संतोष दिल्ली से लखनऊ पहुंचे हुए हैं, तो क्या कुछ बैठक में बातचीत हुई है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अब जो पूरी कमान है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथ में ले चुके हैं। 15 मंत्रियों की एक फौज तैयार की गई है जो अलग अलग विधानसभा इलाकों में जा रही है, वहां से लोगों से मुलाकात कर रही है और एक रिपोर्ट सौंपने की भी बात कही गई है। तो क्या हमारा चाहे कि केंद्र का दखल यहाँ पर ना होकर केवल प्रदेश का दखल रह जाएगा मनोज जी? देखिए शुक्ला जी, पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है और ये तो मीडिया की खबरें हैं कि केंद्र की चल रही है, राज्य की नहीं चल रही है। और आप देखिए, एक मुख्यमंत्री ने तो ये कहा कि चुनाव के बाद योगी जी को हटा दिया जाएगा। अफवाहों का दौर है, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है भारतीय जनता। और हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी हमारी तैयारी है और हम इस चुनाव को भी बड़े मजे, इसमें कोई हवा हवाई बातें करने का कोई मतलब निकलता नहीं। शुक्ला जी, आप देखिए बीएल संतोष जी आए हैं, ठीक है, ये तो आना जाना नेताओं का लगा रहता है और आते भी हैं, पर लेकिन उसका चुनाव से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे साहब, जिस तरीके का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस ने मिलकर दिया है, क्या लगता है कि आने वाली इन 10 सीटों पर किस तरीके का परफॉर्मेंस देने की तैयारी है और क्या उम्मीद जताई जा रही है? क्योंकि एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ जो है वो इन
10 सीटों पर किसी भी तरीके से चूकने की हालत में नहीं है और ना ही उन्हें चूकना भी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर जो अग्नि परीक्षा है वो अखिलेश यादव के लिए भी है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती है और समाजवादी पार्टी उस चुनौती को स्वीकार करे। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी इस चुनौती को स्वीकार किया जब भारतीय जनता पार्टी ने 80 में 80 जीत का दावा किया और समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में पूरी मजबूती के साथ अपनी रणनीति के तहत हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए रणनीति के साथ जो आगे कदम बढ़ाया, उस कदम के साथ लगातार आम जनमानस का कदम ताल मिलता गया और जिसका परिणाम यह रहा कि एक बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने दर्ज किया और जो लोग 80 की 80 सीट जीतने का दावा कर रहे थे वो दूसरे नंबर की पार्टी हो गए और समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी हो गई और देश की नंबर 3 की पार्टी हो गई। अब सवाल है उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव का। उस चुनाव के लिए भी हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं और हमारे नेता लगातार अपने क्षेत्रों में जो एमएलए एमपी हो गए वो लगातार उसी क्षेत्र में बने हुए हैं और लगातार जनसंपर्क में है, जनता के साथ खड़े हैं और जो हमारा मुद्दा था, जो हम लोकसभा के चुनाव में अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में गए थे, वो मुद्दा अभी वैसे का वैसा है। चाहे वो संविधान बचाने का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण बचाने का मुद्दा हो, चाहे महंगाई कम करने का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों के साथ जब हम लोकसभा चुनाव में गए थे, जनता ने जो आशीर्वाद और प्यार दिया वो मुद्दे आज भी हैं और उन्हीं मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें भरोसा है जो प्यार और स्नेह उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनाव में दिया, वही प्यार और स्नेह विधानसभा के उपचुनाव में भी मिलेगा। क्योंकि देखिए एक बात और है कि लोकसभा चुनाव के साथ 4 विधानसभा के भी चुनाव हुए, उस 4 विधानसभा की सीटों में 3 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन हमने उसमें 2 सीटों पे जीत दर्ज किया, 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत के हम 1 सीट भारतीय जनता पार्टी से भी अपने पास लेने का काम किए थे। ये जनता का आशीर्वाद, प्यार और स्नेह और हमें भरोसा है कि उस चुनाव में एक बड़ी जीत, अपनी सीटें तो हम बचाएंगे, उन सीटों पर भी जीत दर्ज करेंगे जो सीट भारतीय जनता पार्टी की रही है, उन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेक पांडे जी, संविधान बचाने के नारे के साथ और बता दो समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में उतरी थी और देखिए दोबारा समाजवादी पार्टी का हम फिर से उपचुनाव में भी इसी नारे वादे के साथ उतर रहे हैं। फिलहाल आरएलडी की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है, क्योंकि 2 सीटें आपको मिली थी लोकसभा में, दोनों सीटों पर आपने जीत दर्ज की, आपके नेता जयंत चौधरी जो है दिल्ली पहुंच गए, मंत्री बन गए। फिलहाल आप क्या कुछ सहयोग रहेगा बीजेपी के लिए और कैसे चुनौती देंगे इंडिया अलायंस को, विवेक पांडे जी? देखिए, पहले तो मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मैं प्रणाम समर्पित करूंगा और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा। देखिए, जयंत चौधरी जी ने जब से उद्यम मंत्रालय और जब से शिक्षा मंत्रालय का भार और नेतृत्व संभाला है, तब से हम लगातार युवाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, स्किल्ड के साथ साथ जो कि ऑलरेडी प्रोफेशनली काम कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से उनके अंदर कुछ गुणवत्तापूर्वक कमी रह गई है, उन सारे दिशाओं में हम काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमने कई युवाओं को बाहर बाकायदा पदस्थ करने का काम भी किया है। जापान के साथ मिलकर के, जर्मनी के साथ मिलकर के जयंत जी लगातार युवाओं के स्किल बिल्डअप को और कैसे बढ़ाया जा सके उस पर काम कर रहे हैं। मेघालय में किस तरीके से नई नीतियों के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट और एमएसएमई को और इसके अंदर जितने भी उद्यम आते हैं उन सभी को किस तरह से नीति पूर्वक तरीके से आगे युवाओं तक और अच्छे उद्यमों तक पहुंचाया जा सके, युवकों को और युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा सके, उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। अब आते हैं बात चुनाव पे। बिल्कुल जायज बात है, अगर कई लंबे समय के अंतराल के बाद अगर आप एक अच्छी बढ़त के साथ आते हैं तो आपका एक उल्लास, आपके अंदर ऊर्जा दिखनी चाहिए, बिल्कुल जायज बात है। लेकिन समस्या यह है कि आप भूल जाते हैं कि आपकी पार्टी सोशल मीडिया वाली पार्टी है। आपकी जो लिमिटेशंस हैं वो सोशल मीडिया तक ही सिमट करके रह गई हैं, चुनाव के बाद वो फिर दिखाई दे रहा है। लगातार एनडीए और एनडीए के घटक दल जमीन पे उतर करके हम सोशल मीडिया तक महदूद रह गया। जवाब देंगे आप? जी कंटिन्यू प्लीज विवेक पांडे जी। जी
मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि लगातार एनडीए अपने घटक दलों के साथ और खास करके जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल जिस तरीके से जवान किसानों की बात को आवाज उठा रहा है, लगातार बुलंद कर रहा है। जयंत चौधरी जी ने सरकार में रहते हुए जिस तरह किसान क्रेडिट कार्ड देखिए अभी 1 तारीख से शुरू हो गए हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बाकायदा आधार की तर्ज पे बनने शुरू हो चुके हैं। हम तो लगातार उन नीतियों पे काम करने की बात कर रहे हैं जो जनता को, किसानों को, जवानों को सीधे प्रभावित करती है। और उससे बड़ी बात यह है सवाल कि ये है कि 2 सीटें जी अलायंस के तहत में आपको मिली थी एनडीए में, दोनों ही सीटों पर आपने जीत दर्ज की है। अब क्या 2 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद, जयंत चौधरी के मंत्री बनने के बाद, क्या आगे बीजेपी का साथ यूं ही बना रहेगा उपचुनाव में भी क्या? नहीं, देखिए ये सवाल तो एनडीए के घटक दलों से पूछना बेमानी है, क्योंकि एनडीए अपनी बाकायदा घटक दलों के साथ विकास की दिशा में, भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार सक्रिय है। और उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये इस सवाल का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। हम किसानों, जवानों और जनाधार के उद्देश्यों को पूरित करने के लिए, कारित करने के लिए सरकार में है, उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है विवेक जी। दिलीप यादव जी, संविधान मंथन का नारा दिया गया था, संविधान बचाने का वादा किया गया था, 43 सीटें अलायंस को मिलती हैं लोकसभा चुनाव में, और अब जब 10 सीटों पर अग्नि परीक्षा होनी है, ऐसे में दोनों ही बड़े नेताओं का भविष्य यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं उसकी अग्नि परीक्षा होनी, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर अखिलेश यादव हो, क्योंकि 27 का इलेक्शन भी उत्तर प्रदेश का आ रहा है। ऐसे में किस तरीके से देखते हैं 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर, और क्या तरीके से संविधान बचाने की बात कहते हुए अखिलेश यादव आगे आए थे, सीटें जीती थी 43, क्या लगता है कि उसी को मोमेंटम को आगे बढ़ाएंगे क्या दिलीप साहब? देखिए देखिए रामकृष्ण जी, जो सीटें हैं 10 सीटों की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे जो है 10 सीटें तो है वो हमारे जो है सिस्टम में दिख रही हैं, लेकिन जो है 16 सीटें जो है विधानसभा की और 1 सीटें जो है एमएलसी की हैं। टोटल मिला के 17 सीटें हैं। जो बागी समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक थे, जिन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है गलवैया कर लिया था, या जो है जो मनोज पांडे जैसे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है को ज्वाइन कर लिए, तो स्पीकर महोदय के जो है बहुत बड़ा दायित्व तो उनके जो है सुचिता का परिचय देना चाहिए, और पहले तो उनको जो है बर्खास्त करना चाहिए, उनको जो है बर्खास्त करें, जिससे और भी सीटें बढ़े। जो हुआ है संविधान के अलावा अभी किसी नेता में, किसी विधायक में देखा नहीं कि उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत मिले हो। जी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी जो है संविधान बचाने के लिए जो है, संविधान बचाने के लिए जो जिस तरह से जो है इंडिया गठबंधन ने जो है काम किया है, समाजवादी पार्टी ने जो है, जो नेताजी के समय के जो है रिकॉर्ड थे उसके बराबर, लगभग बराबर जो है आए, और जिस हिसाब से जो है मोदी सरकार को ये कहने पे जो है विवश कर दिया कि एनडीए की सरकार है, और जिस हिसाब से जो है अखिलेश जी ने और जो है राहुल गांधी ने जो है पूरे देश में एक मजबूत विपक्ष खड़ा करने की कोशिश किया और संविधान बचाने की कोशिश किया, जो है चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे जो है महंगाई का मामला हो, सर हर चीजों पे जो है उन्होंने जो है जनता को जो है जाके जो है उन बातों को बताया, और जो है किस तरह से जो है देश का विकास हो सकता है, किस तरह से जो है जो मोदी सरकार रही है 2 टर्म की जो है 10 साल की जो है उन्होंने क्या किया है, इसका जो है पूरा लेखा जोखा जो है इन्होंने प्रस्तुत किया, जिसका जो है नतीजा ये रहा कि जो है कांग्रेस जो है मजबूती के साथ, इंडिया अलायंस मजबूती के साथ जो है का निभा रहा है, और जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पहली पार्टी जो है बनकर उभरी है और देश की तीसरी पार्टी बनकर उभरी है। तो इसमें जो है मोदी योगी जी के जो है जो कार्यप्रणाली है उस पे जो है केंद्र की सरकार ने जो है बड़ा लगाम कसा है, जिसकी वजह से जो है योगी साहब ने जो है उत्तर प्रदेश की जो है शासन सत्ता व्यवस्था में जो है आमूल चूक परिवर्तन किया है, और जो बातें होती है कि जो सरकार होती है उस सरकार की जो है उपचुनाव में जो है सीटें निकलती हैं, निश्चित तौर पे जो है हल्के में नहीं लेना है समाजवादी पार्टी को। इंडिया जी शासन सत्ता जिसका होता है वही भारी पड़ता है,
और जी। ये देखा गया है, पुराना रिकॉर्ड भी रहा है कि सारे सीटों पे जो है इन्हीं का जो है दबदबा रहा है। तो मोदी योगी जी को, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में योगी जी को और अखिलेश यादव को, दोनों को जो है लड़ाई कांटेगी है। बहुत कॉन्फिडेंस है आप में, ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन एक बार फिर से चुनाव जीत के बाद आप सोशल मीडिया तक महदूद रह गए और जनता के बीच में आप आने से बचते नजर आ रहे हैं। पांडे जी, देखिए आवाज देखिए नहीं आ रही। समाजवादी पार्टी, देखिए रामकृष्ण जी, समाजवादी पार्टी लगातार जनता के मुद्दों पर लड़ती रही है। विधानसभा के अंदर भी आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने साथियों के साथ जनता के मुद्दों पर लड़ते रहे और अब पार्लियामेंट में भी पूरी मजबूती के साथ अपनी बात कर रहे हैं लगातार। अब सवाल यह है कि लोग एक परसेप्शन जो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी ये दोनों घटक दल हैं, एक दूसरे के पार्टनर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हार के बाद जो खेल शुरू हुआ दोनों लोगों में, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये कहने लगे कि आरएलडी से गठबंधन का कोई लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हम लोग हार गए आरएलडी से गठबंधन करने के बाद, इस तरीके की चर्चाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई। अब लगातार एक कहना कि ट्विटर, अरे ट्विटर की पार्टी है, अगर हम जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, तब भी उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें 37 सीटों पर विजय दिया। 6 सीट हमारे अलायंस पार्टनर जीते हैं। 280 की सीट में 43 सीटों पर गठबंधन जीता है और आप तो 2 सीटों पर आरएलडी लड़ी। आरएलडी को भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि आपकी ताकत 2 सीट और 2 ही सीट दिया भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी को। अब 2 सीट की पार्टी ज्ञान बांट रही है बैठ करके कि ट्विटर की पार्टी है, जनता के बीच में जाते। अरे किसानों के लिए आंदोलन कर रहे थे, 700 किसान मर गए, 700 किसानों की बलिदान को छोड़ करके उसी दल के साथ गलबैया कर लिया, जिस दल की वजह से 700 लोगों की मौत हुई, 700 लोगों की मौत हुई, किसानों की आय दुगनी हुई, एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं हो पाई, और ये बात कर रहे हैं कि हम किसानों और जवानों के हित में बात कर रहे हैं। जवाब ले लीजिए। जवाब दीजिए जी। देखिए, बहुत ही दुखद लगता है ऐसा देखने के बाद, खास करके अभी इन्होंने जो टिप्पणियां की, चूंकि समाजवादी पार्टी के हमारे साथी हैं, उन्होंने अपने धर्म का निर्वहन किया, लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात, मैंने तो सोशल मीडिया का नाम लिया था, मैंने किसी राजनीतिक दल का तो नाम लिया ही नहीं था। भाई, समाजवादी पार्टी के मित्र ने उस ट्विटर या सोशल प्लेटफॉर्म का नाम अपनी पार्टी से जोड़ने का काम खुद ही कर दिया। वो तो खुद ही ये कह रहे हैं कि वो अपनी आलोचना, अपनी पार्टी की आलोचना स्वयं कर रहे हैं बैठ करके। भाई, मैंने तो सिर्फ ये बात कही थी, जनता की आलोचना कर रही है। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं। मेरी बात आ जाए, आपकी बात आ गई थी ना, आपकी बात आ गई थी ना, मैंने कुछ आपकी बात आ गई थी ना, आपकी बात आ गई थी, मेरी बात आने दीजिए, आपकी बात आ गई थी, मेरी बात आने दीजिए। ठीक है, संयमित होकर के डिबेट की जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैंने ये कहा कि मैंने सिर्फ ये कहा था कि सोशल मीडिया पे रहने वाले लोग, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया था, लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य और आश्चर्य की बात, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इस वाक्य को स्वयं अपनी पार्टी से जोड़ दिया। मतलब समाजवादी पार्टी के जो मेहनती कार्यकर्ता, प्रवक्ता या जो जिम्मेदार है, वो भी ये मानने लगे हैं क्या कि समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया पे सिमट गई है। तो भाई, इसके लिए तो खुद उत्तरदायित्व है, इसके उत्तरदायी है स्वयं है। इसमें आप मेरी आलोचना करके क्या कहेंगे? और बिल्कुल जायज बात है। अगर सुन लीजिए भाई, पहले सुन लीजिए, संयम रखिए, संयम रखिए, मेरी बात। सोशल मीडिया पे 2 सीट की पार्टी, इन्होंने अभी कहा 2 सीट की पार्टी, बहुत जायज बात है, बहुत जायज बात है भाई। इस तरह डिबेट नहीं होगी, इस तरह डिबेट नहीं हो पाएगी फिर। आरएलडी है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, 3 ही दल यहाँ पर है। अगर आपने समाजवादी पार्टी को नहीं तक कहा तो क्या आपने बीजेपी को कहा क्या? मैं तो कह रहा हूं ना, मैंने किसी पार्टी का, मैं तो कह रहा हूं मैंने किसी पार्टी का नाम तो लिया नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मित्र ने स्वयं उसको पार्टी से जोड़ दिया आपने। तो ये भावना तो इन कार्यकर्ताओं के अंदर समाजवादी के कि उनकी पार्टी सोशल मीडिया पे सिमटी है, उसके लिए हम जिम्मेदार है क्या? और उससे बड़ी बात सुन लीजिए, बिल्कुल जायज बात, किसानों की बात की इन्होंने। जब सोशल मीडिया पे बैठ करके आप ट्वीट कर रहे थे ना, तो उस समय हमारे जयंत चौधरी जी लाठियां खा रहे थे। काश उस दिन आप भी साथ में आ गए होते, खड़े हो गए होते कंधे से कंधा मिला करके, तो वो लगता कि हाँ, एक यूनिटी और एकता किसानों के प्रति सब प्रतिबद्धता है। एक बात मैं आपको पूरे मंच पे स्पष्ट रूप से बता दूं,
अगर सरकार की किसी नीति के कारण जनता में आक्रोश है, इसका मतलब यह नहीं है कि जनता का समर्थन इंडिया अलायंस को है। और एक बात सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात, कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? उस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं जिसको इमरजेंसी की आड़ में धर्मनिरपेक्ष एक शब्द जोड़ दिया गया। वास्तविकता यह है कि आप संविधान नहीं बचा रहे हैं। इनको मैं आज पूरे मंच पे पूछना चाहता हूं, एंकर महोदय के माध्यम से, आखिर संविधान को किस माध्यम से, किस अनुच्छेद में बचाने का प्रयास कर रहे थे, ये बता दें। आज मुझे हमारे आदरणीय राजनीतिक विश्लेषक और हमारे प्रतिपक्ष के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे बस इतना बता दें, इस देश में जो ये संविधान बचाओ, आप मुझे बस इतना बताइए, संविधान में ऐसा कौन सा बदलाव सरकार करने जा रही थी, किस अनुच्छेद में, जिसको आप बचाने की बात करते हैं? क्या राजनीतिक दलों का के अस्तित्व से संविधान है, या संविधान की वजह से राजनीतिक दलों का अस्तित्व है? मुझे बता दीजिए। चलिए मैं भी आज जान जाऊं सत्य। कीर्ति पांडे साहब, आपके पास वापस आऊंगा। मनोज पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज पंडित जी, ऐसी कई विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव होने, इनमें देखिए कराल विधानसभा सीट है, सीसामऊ है, मिल्कीपुर है, ये वो विधानसभा सीटें जहां जीत दर्ज करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि यहाँ देखिए अवधेश प्रसाद की छोड़ी हुई सीट है, यहाँ पर अखिलेश यादव की छोड़ी हुई कराल विधानसभा सीट है, इसके अलावा इरफान सोलंकी की छोड़ी हुई सीट सीसामऊ है। ये 10 में से 5 जो सीटें हैं विधानसभा की, उनमें 5 पर कब्जा बीजेपी का है, 5 पर समाजवादी पार्टी का है। ऐसे में क्या कोशिश रहेगी कि 500 सीटें पर बीजेपी दर्ज करे, या कोशिश रहेगी कि इस आंकड़े को कहीं ना कहीं 5 से ज्यादा बढ़ाया जाए? मनोज पंडित जी। देखिए शुक्ला जी, क्या होगा भविष्य में, ना मैं कोई भविष्यवाणी कर सकता हूं, ना कोई इस मंच पर बैठा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। सारी चीजें हम लोग जनता के बीच में रखने वाले हैं और उन चीजों को करने वाले हैं। आप जो हमारी, देखिए हमारी तैयारी आप लोग जब ज्योतिष बन बैठे थे 80 सीटें जीत रहे थे, तो अभी 10 सीटों को जीतने से क्यों आप यहाँ ज्योतिष ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? देखिए आप शुक्ला जी, एक बात बताऊं मैं आपको, ये जुमला ना बार बार नहीं चलता, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक ही बार चढ़ती है। जिस संविधान के बचाने की बात ये लोग करते हैं, उस संविधान में कितने पेज है जरा पूछ लीजिए, बता दे मेरे मित्र, कितने पेज है उसमें, कितना मोटा संविधान है, बता दे। पूरे देश में कॉपी लेके जेब में घूम रहे थे संविधान को, जैसे वो पढ़ रहे हो। पर मेरा ये, आप जो आपने अफवाह बनाई, जो चीजें बनाई, उसका लाभ आपको मिला, ठीक है, मान लिया हमने। और जो जनता का निर्णय है वो सबके सिर आंखों पर, हमने भी माना, सबने माना। पर लेकिन आप ये बोलो कि उसी चीज को बार बार रिपीट करके आपको फायदा मिलेगा, वो नहीं लगता। अब ये चुनाव का रिजल्ट जो है ये घोषित कर देगा, बता देगा कि आपकी स्थिति क्या है और आप कहां खड़े हैं। तो और देखिए, संविधान बचाने की बात करते हैं, क्या संविधान बचाए तो आप आज खड़े हैं ना? अगर संविधान ना बचा होता तो शायद आप ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते। ये तो ईवीएम की वजह से हो गया और सारी चीजें। तो मेरा मानना ये है कि ये देश लोकतंत्र है, यहाँ ये देश संविधान से चलता है, चीजों से चलता है, और हमें हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जो भूमिका है वो निभानी है उसको। तो आप अपनी, ये लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और बहुत मजबूती से तैयारी कर रही है। जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने होगा, क्या स्थिति है क्या नहीं। ठीक है दिलीप यादव साहब, देखिए एक वो वक्त था जब हमने देखा था, सुना था कि 80 विधानसभा, माफ कीजिएगा, लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 543 में से 400 प्लस सीटें जीतने का दावा किया जा रहा था। तब भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्योतिष ज्ञान का इस्तेमाल कर रही थी और कहीं ना कहीं, लेकिन अब देखिए हमारे मनोज पंडित साहब क्या कह रहे हैं कि भाई हम कोई ज्योतिष नहीं है, हम कोई पंडित नहीं है कि हम बता दें कितनी सीटें जीतेंगे। हालांकि वो तैयारियों को पुख्ता होने की बात जरूर कह रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ यहाँ पर आपको समीकरण दिखता हुआ नजर आ रहा है दिलीप साहब? देखिए रामकृष्ण जी, भारतीय जनता 80 की 80 सीटें जीत रही थी और वहीं पे जो है इंडिया अलायंस जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 79 सीटें जीत रही थी, एक छोड़ के। एक सीट वो जो है प्रधानमंत्री की वाराणसी वाली सीट थी। तो ये लोगों का जो है, जो हाइपोथेटिकल बातें हुई जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर जो है इंडिया अलायंस की तरफ से, तो देखा जाए कि रिजल्ट देखा जाए तो जो है रिजल्ट सामने है, तो उस पर जाना नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज था कि जो है 10 साल की जो सरकार रही है वो सरकार से जो है आजिज आ गए थे जो है आम जनमानस। आप बात समझिएगा, आम जनमानस आजिज आ गए थे और जो संविधान बदलने की बात थी, वाकई संविधान बदलने की बात थी। अभी जो है विवेक पांडे जी ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि
संविधान में जो है मतलब जो बदलाव है वो क्या होना था। इंदिरा गांधी के समय में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है उसको लाके मतलब संविधान में लगाया गया था, ठीक है। और आपका जो है समाजवाद, सेकुलरिज्म, कई संशोधन हुए। तो वही चीजें जो है धर्मनिरपेक्षता 404 सीटें, मैं बता रहा हूं जो टेक्निकल है, क्योंकि राज्यसभा और जो है जी आवाज चली गई। ठीक है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। बार बार नहीं चढ़ती। और देखिए, एक बार अगर जनता ने आपको समर्थन दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ है। दरअसल इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं सत्ता के खिलाफ आक्रोश जनता में रहा है। इसका भी नतीजा हो सकता है। ये साफ तौर पर कहना विवेक पांडे साहब का। क्या उस मोमेंटम को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या संविधान बचा पाएगा? चुनाव नतीजे खत्म हो गए, आप चुनाव नतीजे संविधान बचवाने के नाम पर 43 सीटें आप जीत गए। क्या यहाँ पर जनता के साथ में आपने जो वादा किया था, क्या उस वादे को आप अभी 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है नतीजों के बाद, आपने जनता के लिए अभी तक क्या किया विपक्ष में बैठकर? कीर्ति पांडे साहब। देखिए 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 डॉक्टर साहब, लगातार जिस डिबेट में संविधान बचाने की बात हो रही है और जिन मुद्दों पे हम चुनाव लड़े थे, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से अग्निवीर योजना समाप्त करने की बात, किसानों की बात, बेरोजगारों की बात, प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जब बोलने का अवसर मिला तो इन सब मुद्दों को बड़ी बेबाकी के साथ सदन के अंदर रखने का काम किया। और इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी ने भी बहुत मजबूती से रखने का काम किया। और इतिहास में पहली बार, दिलीप जी राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, पहली बार होगा कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा हो और बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, तमाम मिनिस्टरों को हस्तक्षेप करना पड़े। ये पहली बार हुआ। ये बेचैनी दिखी सरकार। और दूसरी बात कर रहे थे संविधान क्या बचाना है। संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण का अधिकार दिया। बताए ना आरएलडी और बीजेपी के लोग कि उत्तर प्रदेश के कितने विश्वविद्यालयों में दलित समाज के लोग कुलपति हैं? क्यों नहीं बताते? क्या उनका अधिकार नहीं? पिछड़े समाज के लोगों की जब भर्तियां हो रही हैं तो नॉट सुटेबल लिख दे रहे हैं कि कोई कैंडिडेट सुटेबल नहीं, और पिछड़े समाज के अधिकार को सवर्ण कैटेगरी में भर्ती कर दे रहे हैं। यही तो बचाना है। इसी को बचाने के लिए सदन के अंदर कभी अवधेश प्रसाद जी, कभी लालजी वर्मा जी, लगातार जब जब जिसको बोलने का अवसर मिला है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश लगातार इस मुद्दों को उठा रहे हैं कि किसी के साथ भेदभाव न हो। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, जो आरक्षण का अधिकार दिया, उसमें कोई हस्तक्षेप न हो। अब आप एक छोटा उदाहरण, उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई और 69,000 शिक्षकों में 6800 चयनित शिक्षक जो पिछड़े और दलित समाज के हैं, वो पिछड़े और दलित समाज के लोग आज भी आंदोलन कर रहे हैं। चयनित होने के बाद उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो सवाल यही है संविधान के तहत आरक्षण बचाने का। और संविधान बदलने की बात हम नहीं कर रहे थे, ये इनके नेता कर रहे थे। अयोध्या से इनके उम्मीदवार लल्लू सिंह कर रहे थे, मेरठ के उम्मीदवार अरुण गोविल साहब कर रहे थे, कर्नाटक के हेगड़े साहब कर रहे थे। ये लोग कर रहे थे 400 पार इसलिए चाहिए संविधान बदलना। और जनता ने कहा जो संविधान बदलने की बात करेगा हम उसको बदलने का बात करेंगे। और इसीलिए विपक्ष के साथ एक मजबूत जनादेश खड़ा हुआ। और हमें हमारी जिम्मेदारी आरक्षण बचाने की, हमारी जिम्मेदारी इस बात का मुकम्मल सवाल खड़ा करने का कि उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी। जी ठीक है, आऊंगा आपके जी। पास। मनोज पंडित जी जिस आरक्षण के मुद्दे को बचाने की बात कह रहे हैं, और देखिए कह रहे हैं कि पिछड़ों और दलितों का जो हक है, हुकूक है, वो छीना गया है, मारा गया है। और इसीलिए देखिए समाजवादी पार्टी आज उनके हक और हुकूक को बचाने के खातिर देखिए चुनाव में एक बार फिर से उपचुनाव में भी खड़ी हो रही है। मनोज पंडित जी, मनोज जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम दोबारा कोशिश करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं विवेक पांडे जी के पास। विवेक जी, देखिए आरक्षण का मुद्दा हो, संविधान का मुद्दा हो, संविधान बदलने की बात कौन कह रहा था? ऐसा कहना है कीर्ति पांडे जी का कि संविधान बदलने की बात कही थी बीजेपी, तो 400 सीटें लाने से हमने उसे रोक दिया, हमने बीजेपी को बहुमत लाने से रोक दिया, और इसीलिए देखिए आरक्षण बच गया है। विवेक जी। नहीं, देखिए बहुत जायज बात है
भाई संविधान बदलने की बात भाजपा के अगर किसी नेता ने की है तो उसका जवाब भाजपा के नेता देंगे। बतौर आरएलडी के प्रवक्ता मैं तो ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि जो लोग अयोध्या को काटो प्रभु कहते थे, उनके अस्तित्व पे सवाल उठाते थे, जो अयोध्या की तरफ देखना नहीं चाहते थे, आज उनकी स्थिति ये कर दी गई है कि वो अयोध्या के बिना उनका दिन नहीं शुरू होता, भगवान श्री राम के बिना उनकी रणनीति और नीतियां नहीं बनती हैं, और सबसे बड़ी बात मजबूर है दिन रात केवल और केवल अयोध्या का नाम, भगवान श्री राम का नाम जपने के लिए। इसी को कहते हैं ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, ईश्वर की लाठी से सीख मिलती है, और वो सीख आज हमने इतना विवश कर दिया स्थिति को, इतनी परिस्थिति को मजबूर कर दिया इनके लिए कि आज अयोध्या और भगवान श्री राम के बिना इनकी राजनीतिक धुरी जो है वो सिमट के रह गई है। अब इनकी रणनीति और राजनीति भी अयोध्या से ही शुरू होती है। जो लोग अयोध्या का नाम नहीं लेते थे, आज वो अयोध्या के नारे लगाते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, और उससे बड़ी बात, बिल्कुल जायज बात है, बिल्कुल संविधान की बात होनी चाहिए में क्या पहले कभी संशोधन हुआ या नहीं हुआ, संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ, अगर इसका इतिहास कोई जानता हो तो मुझे लगता है कि संशोधन होना सतत विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जो केवल और केवल एनडीए के घटक दलों से नहीं जोड़ के देखा जा सकता। इंडिया अलायंस को एक बार अपनी तरफ भी आंखें मोड़ करके देखनी होगी कि जब संविधान में संशोधन हुआ है तो क्या उन संशोधनों को भी आप नकार रहे हैं क्या संविधान में बदलाव की आड़ में? मेरे हिसाब से पहले तो आप तय कर लीजिए कि आपकी वास्तविक भूमिका है किस तरह। संविधान के इस आधार पे तो संविधान में जितने संशोधन हुए उनको भी निरस्त करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से। लेकिन अगर आप ये भ्रम फैलाएंगे कि संविधान बदल दिया जाएगा, भाई मुझे लगता है राजनीतिक दलों का अस्तित्व संविधान से है, संविधान का अस्तित्व राजनीतिक दलों से नहीं है। इस देश की अस्मिता, प्रारूप, नैतिक आस्था का जो प्रतीक है वो संविधान है। और मुझे लगता है केवल आरक्षण पे बात करने की अगर बात हो जाए तो चलिए उस पर भी पूछ लेता हूं, क्या जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, जो क्रीमी लेयर में आते हैं लेकिन खुद को बहुजन और पिछड़े वर्ग से जोड़ करके दिखाते हैं, क्या उनके परिवार के बच्चे आरक्षण का लाभ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? और अगर ले रहे हैं तो किस आधार पर ले रहे हैं? वास्तविकता यह है कि जिन बच्चों को वास्तव में आरक्षण मिलना चाहिए, ये क्रीमी लेयर के लोग उन बच्चों के आरक्षण का हक मार रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू होना चाहिए, और हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं, ताकि जिनको वास्तव में आरक्षण की आवश्यकता है वो ऐसे अवसरवादी आरक्षणधारियों से बचे, जिनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियां संपन्न हो चुकी हैं, लेकिन आरक्षण आज भी वही ले रहे हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। और दूसरी ओर देखिए, ये भी कह रहे हैं कि एनडीए ने आपको राम राम कहने पर मजबूर कर दिया, जो कभी राम का नाम नहीं लेते थे, जपते नहीं थे। अब आपकी दिन की शुरुआत भगवान राम से होती है। अब तो दर्शन करने जाएंगे ना, अब तो सांसद भी आपके हैं सर। आप रामकृष्ण जी देखिए, विवेक जी का क्या रहे उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। एक वो वक्त था भगवान मैं बता रहा हूं, आप कह रहे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता। वो लाठी किसको मारा भगवान राम ने? वो लाठी मारा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए अलायंस को, कि जहां प्रधानमंत्री इतना बड़ा इवेंट किए हों, जहां प्रधानमंत्री जी 2-2 बार, एक बार रोड शो किए, इतना बड़ा इवेंट किए, और जब लगातार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि ये लड़ाई राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में है, तो राम भक्त कौन था? जीती तो समाजवादी पार्टी, आशीर्वाद तो भगवान राम का समाजवादी पार्टी के साथ था, इंडिया गठबंधन के साथ था। 43 सीटों के साथ नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस खड़ा हुआ, तो राम भक्त तो इंडिया अलायंस हो गई। और जो बात कर रहा है अयोध्या से शुरुआत, अयोध्या के लोगों ने भी आपकी नफरत की राजनीति को, विकास विरोधी राजनीति को, किसान विरोधी राजनीति को, बेरोजगार विरोधी राजनीति को नकारा। आज भगवान राम के चरण पड़े, चाहे इलाहाबाद हो, सीतापुर हो, चित्रकूट हो, सब जगह से एनडीए अलायंस साफ हो गया, सब जगह से। उत्तर प्रदेश में एनडीए अलायंस हार गया। ठीक है, विवेक जी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मुस्कुरा रहा हूं ये देख करके कि देखिए, जिस पार्टी ने कभी ये जारी कर दिया थी, घोषणा कर दी थी कि कोई भी प्रवक्ता उनका धर्म के विषय पे बात नहीं करेगा,
आज प्रभु की लीला देखिए कि वो राम राम जप रहे हैं आपके मंच पे बैठ करके। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि हम इनको भी सनातन की पूर्व परिधि में खींच लाए हैं, जो कभी भगवान राम का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, चाहे टीवी चैनल पे, चाहे राजनीतिक मंचों से। और उससे बड़ी बात, बहुत उसके अच्छी बाद बात भी आप इन्होंने हमारे कही समझौता कि किए थे। अयोध्या ने नकार दिया। सुन लीजिए, मेरी बात आ जाए। अयोध्या ने नकार दिया। प्रभु का स्वांग यही होता है, प्रभु का चरित्र पढ़िए। राहु की उत्पत्ति कैसे हुई थी, प्रभु ने उसको भी सिखाने के लिए अपने आप को बदल दिया था। तो मुझे लगता है छद्म और छल जिसकी नियति में होता है, उसको जब सही दिशा दिखानी होती है तो प्रभु लीला रचते हैं। उस लीला में कौन शिकार होता है, कौन किसका विचार होता है, किसका प्रभाव होता है, क्या प्रमाण होता है, क्या तर्क होते हैं, सब अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन वास्तविकता एक ही है कि राहु तो राहु था, और इसी आधार पे आज आप राम राम जपेंगे, उतना ही आपका प्रायश्चित होगा। मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं कि अब तो अयोध्या में आपके सांसद हैं, आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या कम से कम अब तो जाएंगे दर्शन करने, कि अभी भी विपक्ष पे, एनडीए गठबंधन पे आलोचना जैसे शब्दों के बाण चला करके अयोध्या से दूरी बनाए रखेंगे? मैं तो सवाल उठा रहा हूं, मैं आपकी धार्मिकता पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं आपकी आस्था पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा है कि भारत की अखंड जो आपकी धार्मिक अस्मिता, नैतिकता और आस्था जिस अयोध्या से जुड़ी रही, जिस अयोध्या को लेके बार बार आप आलोचना के शिकार हुए, आज आप उस अयोध्या के दर्शन करने जाएंगे तो कब जाएंगे? हमने तो कहा था कि जिस दिन राम मंदिर हम वही बनाएंगे, दिन भी बताएंगे, समय भी बताएंगे। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण वो इवेंट नहीं था जो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अब दिक्कत यह है, सफाई जैसे कार्यक्रम में आप लोग इवेंट करते थे, तो आप हर धार्मिक कार्यक्रम को इवेंट की नजर से देखते हैं। वो धार्मिक समागम था, वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। अब आप उसको इवेंट मानते हैं, हम उसको प्राण प्रतिष्ठा मानते हैं। अंतर तो है ना विचारों का, विभेद तो एक महीन लकीर का है केवल। बाकी ये जरूर बता दीजिएगा कि अयोध्या कब जाएंगे, किस समय जाएंगे, और दर्शन कब करने जा रहे हैं, ये बता दीजिए। दर्शन करिएगा पांडे जी, कीर्ति जी। देखिए रामकृष्ण जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा था कि जब भगवान राम का आदेश होगा तो दर्शन करने जाएंगे। दूसरी बात, इवेंट की बात इसलिए सुने आदेश आ तो गया, आदेश आ तो गया, सांसद आपके हैं कि सारे शंकराचार्यों को अगर उस कार्यक्रम से दूर कर दीजिएगा, सारे शंकराचार्य जिसका धर्म रक्षा करना, सनातन का प्रचार प्रसार करना जिसकी जिम्मेदारी है, उसको नहीं बुलाएंगे। देश के सारे पूंजीपति उस कार्यक्रम में आएंगे और देश का गरीब अयोध्या का वासी उससे वंचित हो जाएगा, तो अयोध्या के जैसा ही जनादेश आएगा। और इस देश के लिए उसी तरीके का जनादेश आवश्यक है, और वो लगातार आता रहेगा। वही जनादेश उस चुनाव में भी आएगा, तब शायद भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए अलायंस का अकल खुलने का काम। जवाब ले लीजिए, इस सवाल का जवाब ले लीजिएगा, इसका जवाब ले लीजिएगा। जी विवेक जी सवाल करिए। नहीं, सवाल नहीं, मैं जवाब दे दूं। बहुत अच्छा लगा पांडे जी, आपको इस बात के लिए साधुवाद, चूंकि मैं भी शंकराचार्यों का अनुयायी रहा हूं और आजीवन रहूंगा। मैं शंकराचार्यों के अलावा किसी भी आस्था में भरोसा नहीं करता, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है। लेकिन आपने बहुत अच्छे तर्क दिए शंकराचार्य महाराज जी को लेकर के। लेकिन क्या शंकराचार्य महाराज जी के परिप्रेक्ष्य में आप उस घटना का भी वर्णन करके माफी मांगेंगे जिसमें कि उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी वाराणसी में? किस तरीके से घेर करके शिष्यों के साथ आदरणीय अभिमेतु मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी के ऊपर, जब वो शंकराचार्य की गद्दी पे पदस्थ नहीं थे, तो जब उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, तो क्या आप उस पर भी दो टिप्पणी करेंगे? जब शंकराचार्य जी महाराज को बाकायदा जेल में निरुद्ध कर दिया गया था, तो उसकी भी आलोचना आप करेंगे? अगर धार्मिक बात होगी तो धार्मिक बात सिर्फ धार्मिक परिप्रेक्ष्य में होगी, सनातन के परिप्रेक्ष्य में होगी, उसमें राजनीतिक दलों की कोई व्याख्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप आलोचना किसी एक की करेंगे तो आपको आलोचना सबकी करनी चाहिए। मुझे लगता है तभी आप उनके बाकायदा पर जीवित आस्थावान शिष्य माने जाएंगे। करिए आलोचना। मैं तो कह रहा हूं बनारस में किस तरह से लाठियों से प्रहारित किया गया था, वीडियो देख करके आज भी दृश्य दहल जाता है दिल। इसी तरह से संतों को और महंतों को पिटवाने का काम किया गया था अयोध्या में। दिलीप यादव जी क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? क्या आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी आवाज आ रही है, बोलें। दिलीप यादव जी, ये जो आवाज आ रही रामकृष्ण जी? समीकरण देख रहे हैं कि भाई अयोध्या से समाजवादी पार्टी को जीत मिलती है, लेकिन अभी भी 6 महीने का वक्त गुजर चुका है प्राण प्रतिष्ठा को। लेकिन यहाँ देखिए राम मंदिर जाने में, वहां दर्शन पूजन करने से अभी भी इनको ऐतराज है। इसके पीछे की क्या आपको सच्चाई नजर आती है? जी देखिए एक बात है, धर्म अपना खुद का व्यक्तिगत मामला होता है,
और मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी पार्टी में जो है ये भारतवर्ष में रहने वाले तमाम जो है धर्म के लोग हैं, मतावलंबी लोग हैं। और एक मोटिव होता है, जैसे समाजवादी पार्टी का जो है समाजवाद के प्रति जो है पार्टी का रुझान है, भारतीय जनता पार्टी का जो है घोर कट्टरवादी हिंदू धर्म की जो है वो पुरजोर जो है वकालत करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो है भारतीय जनता पार्टी जो है के कथनानुसार जो है वो जाके जो है वहां पे जो है दर्शन पूजन करेंगे। ये तो जो है उनका अपना खुद का निजी मामला है, कौन कब जाएगा। ऐसा नहीं है कि अवधेश प्रसाद जी जो है वहां से नहीं जीते होते, तब भी जो है समाजवादी पार्टी के लोग जो राम में आस्था रखते हैं, जो कृष्ण में आस्था रखते हैं, सब लोग जाते हैं। एक चीज और बता दूं कि आप एक चीज देखेंगे जो है सैफई की बात है, सैफई की समाजवादी पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। दिलीप जी देखिए, जी बीच में जिस तरीके से कथित तौर पर चुनाव हुआ और वहां पर चुनाव जीती समाजवादी पार्टी, तो राम भक्त चुनाव जीते। अरे कोई नहीं, मैं एक ही बता दूं, जो धर्म का अफीम जो है लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है खिलाया था, चटाया था। अब धर्म अफीम हो गई, धर्म के दिलीप भैया। वाह, सुनिए नहीं, मेरी बात तो सुनिए आप। धर्म के अफीम की बात कर रहा हूं मैं। वो चीजें खत्म हो गई, इसी वजह से शायद वहां पे जो समाजवादी पार्टी ने इतनी अच्छी प्रदर्शन किया। बात आप समझिएगा, देश में जो है धर्म अपनी जगह है, धर्म की मार्केटिंग करना, धर्म के प्रति लोगों को जो है जागरूक करके उनको जो है एक कुएं में झोंक देना, ये गलत है। उनके विकास के लिए, रोजगार के लिए जो है जो बातें जो है समाज के कल्याण की बातें हों, उसी आधार पे जो है लोगों ने जो वोट दिया और एक बहुत ही मजबूत विपक्ष दिया। आप बात समझिएगा। जवाब लीजिएगा। समाजवादी पार्टी रुक जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो है, आप कहेंगे जो है हिंदू नहीं है, नास्तिक लोग हैं, ये है। आप सैफई में चले जाए, हनुमान जी का बहुत बड़ा जो है मंदिर बना हुआ है, मूर्ति लगी हुई है, सारी चीजें तो है। तो ऐसा जवाब ले लीजिए। ठीक है, इस भारतवर्ष का सुने तो, इस भारतवर्ष का जितने भी हिंदू हैं वो सभी सनातनी है। धर्म अपनी जो है खुद की आस्था का जवाब ले लीजिए। इस मामले को छेड़ के इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कानून पे राजनीति होनी चाहिए। जी विवेक जी जवाब रखिए। जी देखिए, अभी बात आई और मैं एक वाक्य पे अपनी आपत्ति दर्ज कराऊंगा। धर्म एक अफीम है, धर्म की अफीम। तो मैं इस बात पे आपत्ति दर्ज कराता हूं कि धर्म को अफीम जैसे शब्दों से जोड़ करके दिखाना आपकी एक घृणित मानसिकता का परिचय है सनातन संस्कृति के प्रति, पहली बात। दूसरी बात, जिस धर्म को यह अफीम बताने का काम कर रहे हैं, धर्म की, सनातन की एक इकाई अगर धर्म मान ली जाए और धर्म की एक इकाई अगर एक शाखा को जाति मान ली जाए, उसी जाति की अफीम चटा करके इन्होंने पीडीए और आरक्षण के दावे को लोगों के दिमाग में इतना भरने का काम किया है कि लोग अपनी मानसिक योग्यता खोते जा रहे हैं। आज उनको हर चीज में, चाहे वो ट्रेन में टिकट लेने की लाइन हो, चाहे उनको अस्पताल की लाइन हो, चाहे उनको किसी भी दैनिक दिनचर्या से जुड़े सामान लेने की भी आवश्यकता पड़े, उसमें भी उनको आरक्षण चाहिए कि मुझे पहले मिल जाए सामान। मुझे लगता है कि इनको बचना चाहिए ऐसे हल्के शब्दों से, हल्के तर्कों से। आप धर्म जैसे बड़े विषय को अफीम जैसे निकृष्ट शब्दों से जोड़ करके अपने मानसिक स्पष्टता का परिचय दे रहे हैं। अगर धर्म गलत है, अगर धर्म एक नशीला पदार्थ, सुन लीजिए, अगर धर्म एक नशीला पदार्थ है तो उसी की इकाई जाति भी है, जिसके आधार पर आप आरक्षण और पीडीए का एजेंडा चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस आधार पे आपका एजेंडा भी इसी से प्रेरित हो गया। मैं तो कह रहा हूं ना, आप स्वयं कह रहे हैं कि धर्म व्यक्तिगत विषय होता है, फिर आपने धर्म को बता दिया कि धर्म की अफीम चटा दी। ये कौन सी बात है भाई? आप अपने मांगलिक कार्यक्रमों में नमाज पढ़वाइए ना। अगर आपको हिंदू धर्म से, हिंदू जीवन पद्धति से इतनी समस्या है, तो जिनको भी इससे समस्या है, अपने घर के धार्मिक कार्यक्रमों में दूसरे जातियों के मुल्ला मौलवियों को बुला करके नमाज पढ़वाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर कोई सनातन पे प्रहार करने का प्रयास करेगा, कोई धर्म पे प्रयास करेगा, कोई शंकराचार्यों का अपमान करेगा, तो उसको सुनना पड़ेगा। जवाब मिलेगा, मर्यादित शब्दों में दिया जाएगा, लेकिन दिया जाएगा। विवेक जी, मैं एक चीज बोल दूं, मैं रामकृष्ण जी इनका जवाब दे दूं।
आप उसी पार्टी के जो है गलबैया यार हैं, जो एनडीए के जो है, आप भारतीय जनता पार्टी के जो है गलबैया यार हैं। आप भी उसी और पार्टी के साथ बैठ करके बोल रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं कि हिंदुओं का लगातार विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी जी। आप भी तो इतनी देर से उसी का समर्थन कर रहे हैं। आपने इतनी देर में राजनीतिक विश्लेषक होने का दायित्व न निभा के आप सीधे सीधे सपा से जुड़ जाइए भैया, क्या दिक्कत है? अरे आप सीधे जुड़िए ना, कौन मना कर रहा है? हमें कोई क्या, हम तो खुश होंगे भाई कि हमारा एक भाई, एक बड़ा भाई कम से कम तरक्की कर रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि राजनीतिक विश्लेषण अगर आपका सत्य है तो आप मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में आज विकास नगर में, लखनऊ के विकास नगर में जो सड़क धसी वो किसके कार्यकाल में बनी थी? आप बता दीजिए जरा, वो सड़क किसके कार्यकाल में बनी थी? बताइए ना जरा। मैं भी आपसे पूछ लूं, अयोध्या में जो मंदिर बना और वहां पे जो पानी चूने लगा और सड़कें जो पानी चूने नहीं लगा, उसका सुन लीजिए, उसकी टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल बाकायदा जो हमारे प्रमुख सचिव रहे हैं, जिनके नेतृत्व में वो कार्य संचालित हो रहा है, उन्होंने उसकी टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन के साथ डिटेल्ड वीडियो और अपना बयान जारी कर दिया है, जिसमें ये बताया गया है कि वो स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जा रहा है कि वो अभी पूरा ना होने के कारण पानी रिसा है। ये बात सत्य है कि पानी चूहा है, लेकिन वो इसलिए नहीं चूहा कि उसमें निर्माण में कमी थी, वो इसलिए चू रहा है क्योंकि वो केवल ईंटों के जोड़ से बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पहले आप पूरा तथ्य जानिए, उसके बाद उसमें बयान दीजिए ना। मैं आपको गलत थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं कि पानी चूहा, ये स्वीकार है, लेकिन वो क्यों गिरा, वो टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन के साथ उसकी जो डिटेल व्याख्या है वो उन्होंने दी है निपेंद्र मिश्रा जी ने। आप उसको सुनिए ना, पहले पढ़िए ना उस रिपोर्ट को। अब सुनिए, दो बातें मैं कहूंगा। आपने जो है टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर दिया, निपेंद्र मिश्रा जी ने दिया कि मंदिर अधूरा बना, आप ही बोले हैं। एक तो अधूरा नहीं, मैंने कहा निर्माण कार्य जारी है, वो तीन फ्लोर का मंदिर बन रहा है, दूसरे फ्लोर का काम चालू है। आप बात नहीं, सुन लीजिए, जो बात है आप डिबेट को रिवर्स करके देख लीजिए। आप वही बता दीजिए, एंकर महोदय बैठे हुए बता देंगे मैंने क्या कहा, और डिबेट आप देख लीजिएगा। मैं जो कहता हूं तथ्यों के प्रामाणिकता के आधार पर ही कहता हूं। जो मंदिर में जो है अधूरा था, इसी वजह से हुआ। दूसरी बात ये, निपेंद्र मिश्रा वही निपेंद्र मिश्रा हैं जिन्होंने जो है मंदिर की सुनो, रामलला को टेंट में रखने की कवायद की, जिन्होंने सालों साल राम मंदिर को टेंट में रखने की कवायद की, जिन्हें सरोकार नहीं था कि बारिश आ रही है, धूल आ रही है, मिट्टी आ रही है, को कष्ट है। दिलीप भैया अब सुनिए, कड़वा सच सुनिए पहले। मुलायम सिंह जी की स्मृति में आपने स्थापित की गई है, एकदम गलत है, खुले आसमान के नीचे, बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो। सुन लीजिए, कुछ दिन पहले ही फोटो आई थी दर्शन करते हुए। मैंने उस समय भी मांग की थी उत्तर प्रदेश सरकार से, निवेदन आज भी कर रहा हूं कि वहां पे स्मृति स्तंभ बना दिया जाए, स्मृति एक आवरण उसके ऊपर तैयार कर दिया जाए, क्योंकि आदरणीय नेताजी की प्रतिमा खुले आसमान के नीचे, दुखद है कि ये देखने के बाद कि इस तरह की व्यवस्था से हम सभी की भावनाएं आहत होती है। वो हमारे देश के बड़े नेता, मैं तो कहूंगा कि अगर कोई समस्या हो तो उत्तर प्रदेश सरकार अपने बजट से ये काम करे, ये जनहित में होगा और ये देश के राजनीतिक इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। मतलब आप नेताजी से इतना प्यार करते हैं और नेताजी की पार्टी बिल्कुल करेंगे। नेताजी अरे भाई सीधी सी बात है, नेताजी देश के थे, नेताजी देश के थे। अब आप उसको परिवार से जोड़ देते, उसके लिए मैं उत्तरदायी तो थोड़ी हूं। आप समाजवादी पार्टी छोड़ के जो है आप दूसरी पार्टी में चले, आपको समाजवादी पार्टी में रह के नेताजी के लिए जो आप चाह रहे हैं कि उनको जो है छत मिले, वो करना चाहिए था, आपने किया नहीं। अरे समस्या ये है आपकी समाजवादी पार्टी और उसके जो बड़े नेतृत्व करता है, वो अपने कार्यकर्ताओं को पहचानने से इनकार कर देते हैं, मीडिया में बयान जारी कर देते हैं कि वो पहचानते नहीं। 8 साल 9 साल 10 साल आप पूरी संघर्षशील रहिए और उसके बाद वो इनकार कर देते हैं कि हम उनको पहचानते नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानती, कार्यकर्ताओं के अंदर ब्राह्मण होने के कारण, सवर्ण होने के कारण अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर देती है, तो हमें लगता है कि अपने सम्मान को छोड़ करके कोई भी स्थिति जायज नहीं मानी जाती है। और चूंकि आप तो खुद ही एक अधिवक्ता है, तो आप इस बात को बेहतर जानते हैं। विवेक जी, मैं बताऊं, मैं इन्हीं कारणों पार्टी विशेष, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, जो मिलता भी मैं विश्लेषण किया हूँ, समाजवादी पार्टी का भी किया हूँ, भारतीय जनता पार्टी का भी किया। समाजवादी पार्टी में सवाल खड़े कर रहे हैं,
अब आपने कहा इसी वजह से आप समाजवादी पार्टी से पद नहीं लेना चाहते, क्योंकि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का यह आचरण है जो कार्यकर्ताओं के सापेक्ष उनके भविष्य के लिए सही नहीं है, और खास करके ब्राह्मण और सवर्णों के लिए बिल्कुल नहीं। ये बात आप रख रहे हैं, ये स्वीकार करके, ये बात आप सार्थक कर रहे हैं स्वीकार करके, इसके लिए मैं दोषी नहीं हूं, ये आप स्वीकार कर रहे हैं। मैं आरएसएस का रहा हूं, मैं जो है बाल स्वयं सेवक रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं बुलाती है। मैं एबीवीपी का जो किया हूं, मैंने कई 2-2 मिनिस्टर बनाए हैं। अरे आपका कष्ट मीडिया के माध्यम से पहुंच गया, हो सकता है कि कल आपको भारतीय जनता पार्टी भी बतौर राजनीतिक विश्लेषक भी बुला ले, कौन जानता है। कभी मुझे मालूम है